मैं डॉक्टर CL महावर BA सेकेंडरी की छात्राओं को भिखारी दास के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। मैं आज भिखारी दास के जीवन परिचय एवं उनके रचनाओं के बारे में बता रहा हूँ। भिखारी दास रीतिकाल काव्य धारा के रीतिकाल या श्रृंगार काल के प्रमुख कवियों में से एक कवि माने जाते हैं, क्योंकि रीतिकाल श्रृंगार काल था और श्रृंगार में नायक नायिका का भेद सर्वोपरि था। नायिका के मार्शल रूप का चित्रण करना इस काल के कवियों की अपनी खूबी थी और अपने आप को उस श्रृंगार काल में सर्वश्रेष्ठ या अपना वर्चस्व, अपनी विद्वता दिखाने का पूरा प्रयास उन्होंने किया था। तो भिखारी दास भी रीतिकाल के कवियों में प्रमुख कवियों में से गिने जाते हैं या माने जाते हैं। भिखारी दास का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का टोगा गांव नाम में हुआ था। उनका कायस्थ कुल में हुआ था जन्म। इनका रचना का काल या रचना समय 1525 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक के मध्य स्वीकार किया गया है, क्योंकि रीतिकाल के जितने भी कवि थे वो सारे के सारे कवि किसी न किसी राजा के राज्य में राज्य प्राप्त किया या कर रखा था। तो इसी प्रकार से भिखारी दास ने भी प्रतापगढ़ के यानी इन्होंने 1734 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक प्रतापगढ़ के अधिपति पृथ्वीराज के भाई हिंदुपति सिंह के राज्य के राजा से प्राप्त कर रखा था। यानी भिखारी दास भी राजाश्रित कवि थे और हिंदुपति सिंह के राज्य में राजा से प्राप्त कर रखा था। तात्पर्य यही है कि रीतिकाल के जितने भी कवि थे वो सारे के सारे कवि किसी न किसी राजा के राज्य के राज दरबारी या राजा से प्राप्त कवि थे और अपनी विद्वता, अपने काव्य की विद्वता वहाँ पर दिखा रहे थे। भिखारी का दास के जो ग्रंथ है उन ग्रंथों के बारे में कहते हैं कि इनके साथ जो ग्रंथ है वो हमें लिखित रूप में मिलते हैं। नंबर 1 रस सारांश। कहते हैं कि इसकी रचना उन्होंने 1742 ईस्वी के आसपास की थी। नंबर 2 काव्य निर्णय। इसका रचना काल 1746 ईस्वी था। नंबर 3 श्रृंगार निर्णय। इसका रचना काल 1750 ईस्वी था। नंबर 4 छंदोवर्ण पिंगल। इसका रचना समय 1742 ईस्वी था। नंबर 5 शब्द नाम कोश। रचना समय 1738 ईस्वी था। नंबर 6 विष्णु पुराण भाषा। नंबर 7 शतरंज शतीक। इस प्रकार से भिखारी दास के ये 7 ग्रंथ थे। रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदोवर्ण पिंगल, शब्द नाम कोश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतीक। श्रृंगार रस एवं नायक नायिका भेद का वर्णन इनके काव्य में मिलता है। नायक नायिका को जो भेद है
जो वर्णन हैं इनके काव्य में उल्लेखित है। जो श्रृंगार रस है उस श्रृंगार रस में संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार रस के दो स्वरूपों का वर्णन किया गया है। और नायक और नायिका इस श्रृंगार रस के प्रमुख तत्व हैं। तो उन नायक नायिकाओं का भेद बिहारी की का भिखारीदास के काव्य में उल्लेखित है। और इनका प्रमुख रूप से जो काव्य है रस सारांश और श्रृंगार निर्णय नामक जो ग्रंथ है, इन ग्रंथों के अंतर्गत भिखारीदास के नायक नायिका का भेद किया। यानी दोनों ग्रंथों के अंतर्गत रस सारांश और रस श्रृंगार निर्णय, इन दोनों ग्रंथों के अंतर्गत भिखारीदास ने नायिका और नायिका का भेद का वर्णन किया और बड़ा सुंदर तरीके से नायक नायिका का जो वर्णन किया है वो बड़ा सरस और सुंदर है। इनका काव्य प्रकाश में रस ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की गई है। रस ध्वनि सिद्धांत जो कि संस्कृत काव्य से संबंधित है, उसका वर्णन भी इनके काव्य प्रकाश में देखने को मिलता है कि रस है तो रस के साथ में ध्वनि है। ध्वनि सिद्धांत को रस के साथ में स्थापित किया काव्य प्रकाश के अंतर्गत भिखारीदास ने। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भिखारीदास रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से जाने माने कवि हैं। इनके काव्य के अंतर्गत काव्य का प्रयोजन क्या है, काव्य हेतु क्या है, काव्य पुरुष स्वरूप, काव्य भाषा, उत्तम काव्य के गुण उनके काव्य के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। भिखारीदास ने काव्य का प्रयोजन के बारे में बताया कि काव्य का क्या प्रयोजन होना चाहिए या क्या का प्रयोजन है। काव्य के हेतु है तो काव्य के क्या हेतु हैं, और काव्य पुरुष का स्वरूप कैसा है उसको भी भिखारीदास ने अपने काव्य में उल्लेखित किया। काव्य की भाषा कैसी और उत्तम काव्य कैसा है उसका वर्णन भी भिखारीदास ने अपने काव्य में किया। इसके साथ में उत्तम काव्य के रचयिता कैसे होना चाहिए, उसमें गुण कैसे होने चाहिए, साथ ही जो अलंकार है, शब्दालंकार है, अर्थालंकार है, और साथ में उन्होंने कहा कि चित्रालंकार तो और दोषों का विवेचन भी किया कि काव्य की कोई सी भी छोटी छोटी चीज़ को उन्होंने नहीं छोड़ा। अगर रचयिता उत्तम काव्य की रचयिता कैसे करेगा, रचना कैसे करेगा, उत्तम काव्य गुण कैसे होना चाहिए, शब्दालंकार हो तो कैसे होना चाहिए, और अलंकार कर रहा तो चित्रालंकार, यानी जिस प्रकार से जब पढ़ते हैं तो पढ़ते के साथ ही उसके मांसपटल पर उसके चित्र अंकित हो जाएं, चित्र उतर जाएं, ऐसे काव्य की रचना उन्होंने की। अंत में तुकबंदी, काव्य के अंतर्गत तुकबंदी होना जरूरी है। बिना तुकबंदी के काव्य के अंतर्गत उसको रस नहीं आता, तुक नहीं मिलता, तो काव्य में कमी हो जाती है। अतः उन्होंने काव्य के अंतर्गत जो दोष थे उन दोषों को भी उन्होंने उजागर किया है। काव्य के अंदर क्या क्या दोष होते हैं, उन दोषों को दूर करना चाहिए, उन दोषों से बच करके काव्य रचना करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भिखारीदास रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से एक प्रमुख कवि है, और इनका रचना जो कर्म है बहुत अच्छा है। इनके 7 रचनाओं में काव्य के नायक नायिका, श्रृंगार रस में नायक नायिका का भेद और काव्य रचना के गुणों के बारे में बताया गया, जो कि बहुत श्रेष्ठ काव्य है।